इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। हम सबसे पहले जो शिवमंगल सिंह सुमन जी है इनका परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव गांव में हुआ। इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने शिक्षा दीक्षा जो है वो ग्वालियर से प्राप्त की है, पिंजौर से प्राप्त की है और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, काव्य रचनाएं हैं जिनके नाम मैं बताने जा रही हूँ। इनकी काव्य रचनाएं हैं विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात, जीवन का गान, प्रलय सृजन, ये क्या है? इनकी काव्य रचनाएं हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी की। इनको पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, साहित्य अकादमी से पुरस्कार आदि से इनको सम्मानित किया गया था। अब शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं वो एक पक्षी का जो भाव है उसके मनोभाव जो है उसके बारे में बताएगा इस कविता के अंदर। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने क्या कहा है कि एक पक्षी जो है वो आज़ाद रहना पसंद करता है। जिस प्रकार से एक मनुष्य को भी आज़ादी चाहिए, वह अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है, ठीक वैसे ही एक पक्षी के माध्यम से शिवमंगल सिंह जी बताना चाह रहे हैं। इसके अंदर क्या आएगा बेटा? इसमें बहुत से अलंकार बताए जाएंगे, इसके अंदर कुछ मुहावरे भी दिखाए जाएंगे, कुछ समास के बारे में भी बताया जाएगा। तत्सम शब्द तो सारे लगभग हैं इसके अंदर और खड़ी बोली का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से शिवमंगल जी ने किया है। अब देखो जो है कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके अंदर क्या है बेटा कि जब भी हम कोई भी कविता शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम एक पंक्ति उठाते हैं, एक लाइन उठाते हैं तो उसको एक पंक्ति बोलते हैं और 2 या 3 4 ज़्यादा होती हैं तो वो पंक्तियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखते हैं हम संकेत। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे और संकेत के अंदर क्या करेंगे कि हम पंछी लिख देंगे, हम पंछी लिख देंगे और डैश डैश लगाते हुए जो लास्ट के 2 शब्द हैं टूट जाएंगे, ये संकेत लिख देंगे। इस संकेत के लिखने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग मीन्स क्या होता है कि इसके साथ, किसके साथ, यानी कि ये जो कविता है ये किसने लिखी है और इस कविता का क्या नाम है और जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, वो सब कुछ हम प्रसंग के अंदर लिखते हैं। फिर हम इसका क्या करेंगे? फिर हम इसकी करेंगे व्याख्या। व्याख्या करेंगे, इसको हम व्याख्या भी बोल सकते हैं बेटा और इसको हम सरलार्थ भी कह सकते हैं।
पंछी उन्मुक्त गगन के। क्या कहता है पक्षी कि हम पक्षी जो है वो उन्मुक्त, उन्मुक्त मीन्स होता है खुला, स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी से। गगन मीन्स होता है आसमान, आकाश, नभ व्योम, यानी कि हम पंछी जो है वो खुले आकाश में घूमना पसंद करते हैं। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध मीन्स होता है पिंजरे में बंद। न मीन्स नहीं, गा मीन्स गीत पाएंगे, हम पिंजरे में बंद अपने मधुर गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक मीन्स होता है बेटा सोना, तीलियों मीन्स होता है जो वो क्या होती है उनकी जंजीरें, जो कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि जो उनकी तिलियां होती हैं, जैसे एक पिंजरा होता है, ऐसे एक पिंजरा ऐसे बंधा हुआ होता है, तो ये तीलियां हैं। तो क्या कहा है कि सोने की जो तीलियां हैं इससे टकराकर पुलकित, पुलकित मीन्स होता है कोमल, पंख मीन्स होता है पर, टूट जाएंगे। यानी कि क्या कहा है कि पिंजरे में बंद रहकर हम अच्छे से नहीं गा पाएंगे, और जो हमारे जो कोमल पंख हैं वो सोने की तीलियों से टकराकर हम क्या कर देंगे, हमारे जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। इस प्रकार से भावार्थ के अंदर क्या आएगा बेटा कि क्या कहा इसने, कनक तीलियों से, कनक तीलियों से में क्या है बेटा, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें उपमा अलंकार, सबसे पहले अब आप ये सोचोगे कि अलंकार क्या होता है। अलंकार क्या होता है कि एक भाषा को निखारता है, यानी कि अलंकार मीन्स होता है आभूषण, गहना, जेवर। जैसे एक औरत सिंगरती है, सजती है, संवरती है, उसको गहनों की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने काव्य पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ अर्थ होते हैं जो अपना चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब देखो अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर शब्द आते हैं जो अपनी चमत्कार दिखाते हैं, और अर्थालंकार में अर्थ आते हैं जो अपना चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे। अब देखो इसमें क्या है, कनक तीलियों से टकराकर, इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार मीन्स क्या होता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो उससे उपमा अलंकार कहते हैं। और अगर बेटा हमसे पूछा जाता है कि कनक तीलियों में कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार के अंदर क्या होता है कि रूपक अलंकार के अंदर उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाती है। उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई जाती है, जैसे यहाँ सोने की तिलियां, उपमेय में उपमान की समानता दर्शाई तो वो रूपक अलंकार बन गया। आप देखो पुलकित पंख, पै और पै, ये होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। अब है अपना दूसरा पहरा। अब देखो क्या होता है बेटा कि जब हम नोटबुक में या कॉपी में कर रहे होते हैं तो बार बार एक ही चीज को नहीं लिखते हैं हम, जैसे संकेत लिख देंगे, प्रसंग तो जो का त्यों होता है, व्याख्या है, भावार्थ में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अब देखो हम बहता जल पीने वाले, अब जो पक्षी है वो क्या कहते हैं कि हम तो नदी का बहता हुआ जल, जो तालाब का जल होता है बहता हुआ है, वही पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निकोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षी क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो सोने की, कनक मीन्स क्या होता है, सोने की कटोरी में जो बने हैं, जो व्यंजन रखे हैं, यानी कि मैदा, मैदा क्या होती है कि जो आटा होता है उससे पतली होती है, उसको छाना जाता है, उससे बारीक होती है, तो वो मैदा होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे कि
कही भली है कटुक निबोरी। कटुक मीन्स होता है कड़वी, निबोरी मीन्स होता है नीम की निबोली, जिसे फल बोला जाता है कि हम तो नीम की निबोली खाना ही पसंद करते हैं, वरना हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसके अंदर क्या आएगा बेटा विशेष के अंदर कि कनक कटोरी, कै और यहाँ भी कै की आवर्ती के कारण यहाँ पर क्या है अनुप्रास अलंकार है। आगे है भूखे प्यासे। भूखे प्यासे के अंदर क्या है समास है जो कि द्वंद्व समास है। जिस द्वंद्व समास क्या होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, जैसे दाल रोटी माता पिता, भूख प्यास रात दिन, ऐसे शब्द आते हैं। नेक्स्ट है अपना स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण, स्वर्ण मीन्स होता है सोने, स्वर्ण मीन्स सोने, श्रृंखला के बंधन में, यानी कि श्रृंखला मीन्स होता है जंजीरें, यानी कि सोने की जंजीरों में बांध कर रख। अगर हमें सोने की जो सलाखें हैं जो जंजीरें हैं उसके अंदर अगर हमें बांध कर रखोगे तो हम अपनी गति, गति मीन्स चाल, उड़ान सब भूल जाएंगे, यानी कि हम अपने उड़ने की जो चाल है वो भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। तरु, तरु मीन्स क्या होता है वृक्ष, पेड़, विडप होता है, पादप होता है। क्या कहा कि हम तो वृक्ष की, फुनगी मीन्स होता है जो वृक्ष होता है वो सबसे ऊंची डाली, सबसे ऊंची डाली को फुनगी बोला जाता है। क्या कहते हैं पक्षी कि हम तो वृक्ष की जो ऊंची डाली है उस पर झूलने के सिर्फ और सिर्फ सपने ही देख पाएंगे। इसके अंदर क्या है बेटा कि इसके अंदर भाषा जो है वो बहुत ही, भाषा जो है वो सहज है, प्रवाहमयी है, प्रभावशाली ढंग से इसका प्रयोग किया गया है। आगे है बेटा ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी कि पक्षी क्या कहते हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी इच्छाएं ऐसी थी नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि हम आकाश की जो सीमा है उसको छू ले। जैसे अब सीमा है, सीमा के पर्यायवाची क्या होते हैं कि चरम बिंदु, कि आकाश की जो चरम बिंदु होती है, जो कोना होता है, यानी कि इसका कोना, सीमा मीन्स कोना, छोर, क्षेत्र, और ये ऐसे शब्द होते हैं सीमा के। तो क्या कहा है पक्षियों ने कि हमारी ऐसी इच्छाएं थी जो कि हम नीले आकाश की चरम सीमा को छू सकें। लाल किरण सी चोंच खोल, और हम अपनी जो लाल किरण सी चोंच है उसको खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। तारक मीन्स होता है तारे, यानी कि क्या कहते हैं कि हम अनार रूपी जो तारे हैं वो कैसे लग रहे हैं, एक अनार के दाने जैसे लग रहे हैं, और उनको हम अपनी चोंच में खाना चाहते थे। ये तो क्या कि हमारा एक अरमान ही बनकर रह गया, ये तो हमारी एक इच्छा ही बनकर रह गई। अब देखो लाल किरण सी, लाल किरण सी में कौन सा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या बताया था हमने, तुलना बताई थी। आगे है चुगते तारक अनार के दाने, यहाँ चुगते तारक अनार के दाने हैं, इसमें उपमे में उपमान की तुलना है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब है पांचवा, देखो अपना पहरा, होती सीमाहीन क्षितिज से। क्या कहा, अब जो पक्षी है वो क्या कहते हैं कि हमारी जो सीमाहीन है, सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी कि क्या कहा कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि हमारी एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती, होड़ा होड़ी होती, ऐसी प्रतिस्पर्धा होती जिससे कि हम सीमा को
हमारे जो पखेरु हैं वो उड़ जाते। इसके अंदर क्या है बेटा कि होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी एक अच्छे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तंती सांसों की डोरी में भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आगे है लास्ट पहरा अपना, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मीन्स क्या होता है, नीड़ मीन्स होता है घोंसला। नीड़ मीन्स क्या होता है, घोंसला, कि हमें चाहे घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, यानी कि टहनी के ऊपर एक शाखा के ऊपर हमें चाहे घोंसला बनाने के लिए मत दो। आश्रय छिन भिन कर डालो, और क्या कहा कि चाहे आश्रय, आश्रय मीन्स क्या होता है, जहाँ हम आराम करते हैं, ठीक है, चाहे उसको क्या कर दो, छिन भिन। छिन भिन मीन्स होता है उसको नष्ट कर दो, उसको तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें जो पर दिए गए हैं, यानी कि ईश्वर ने, जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो आकुल, आकुल मीन्स होता है बेचैन। उड़ान में विघ्न, विघ्न मीन्स बाधा, तो हमारी जो उड़ान है उसके अंदर आप बाधा मत डालो। अर्थात इसके अंदर क्या कहा गया है, कवि ने एक अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है कि एक पक्षी है वो सिर्फ और सिर्फ आजाद रहना चाहता है, और उसने क्या कहा है कि मेरा जो घोंसला है, जो मेरी शाखा के ऊपर घोंसला बना हुआ है, उसको आप तोड़ सकते हैं, उसको आप बिखेर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसके अंदर आप बाधा मत डालो। इसके अंदर क्या है बेटा, छिन भिन। छिन भिन जो है इसमें मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, इन्होंने अपनी कविता का एक अच्छे तरीके से, सहज भाव से, भावपूर्ण से, प्रवाहमयी भाषा का, तत्सम खड़ी प्रधान बोली का बहुत ही